नमस्कार दोस्तों। क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग थोड़ी सी कमाई में भी अमीर बन जाते हैं और कुछ लाखों कमाने के बाद भी हमेशा परेशान रहते हैं। पैसे का खेल सिर्फ कमाने का नहीं है, बल्कि उसकी साइकोलॉजी को समझने का है। और इसी रहस्य को खोलती है ये दमदार किताब द साइकोलॉजी ऑफ मनी बाय मॉर्गन हाउसेल। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि पैसा असल में कैसे काम करता है, हमारे सोचने के तरीके से हमारा भविष्य कैसे बदल सकता है, और सबसे जरूरी, अमीर बनने के लिए आपको क्या करना बंद करना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं एक ऐसी यात्रा जो न आपकी जेब बल्कि आपकी सोच को अमीर बनाएगी। चैप्टर 1, पैसे की समझ। स्किल नहीं, व्यवहार है। जब भी हम पैसे की बात करते हैं तो हम अक्सर सोचते हैं कि इसके लिए कोई खास डिग्री होनी चाहिए, MBA, चार्टर्ड अकाउंटेंसी, फाइनेंस में मास्टर्स वगैरह। लेकिन मॉर्गन हाउसेल इस सोच को तोड़ते हैं। वे कहते हैं पैसे को समझना एक टैलेंट नहीं है, ये एक व्यवहार है, और व्यवहार किताबों से नहीं अनुभवों से आता है। यह किताब की सबसे पहली और सबसे जरूरी सीख है। पैसा कैसे काम करता है उससे ज्यादा जरूरी है इंसान पैसे के साथ कैसा व्यवहार करता है। स्किल और बिहेवियर। असली फर्क पैसा कमाने की स्किल बहुत लोगों के पास होती है, लेकिन उसे समझदारी से बचाने और बढ़ाने का व्यवहार बहुत कम लोगों में होता है। जैसे कोई अच्छा डॉक्टर हो सकता है, लेकिन अगर वो फालतू खर्च करता है, क्रेडिट कार्ड से लोन लेता है, तो आखिर में वो कर्ज में डूब जाता है। वहीं कोई मामूली क्लर्क भी हो सकता है, लेकिन अगर उसका व्यवहार पैसे को लेकर अनुशासित है, तो वो धीरे धीरे संपत्ति बना सकता है। इसका सबसे बड़ा कारण है हम पैसे को तार्किक रूप से नहीं बल्कि भावनात्मक रूप से हैंडल करते हैं। रियल लाइफ उदाहरण। रोनाल्ड रीड और रिचर्ड फुस्कोन। इस किताब में दो लोगों की कहानी दी गई है जो इस बात को पूरी तरह साबित करती है। 1, रोनाल्ड रीड, वो अमेरिका में एक गैस स्टेशन अटेंडेंट और जनरल स्टोर में झाड़ू लगाने वाला साधारण इंसान था। उसने कभी फाइनेंस की पढ़ाई नहीं की, लेकिन उसने जो भी थोड़ा थोड़ा पैसा कमाया उसे समझदारी से बचाया और दशकों तक शेयर मार्केट में निवेश किया। उसने कोई दिखावा नहीं किया, कोई लग्जरी चीजें नहीं खरीदी, और डिसिप्लिन और पेशेंस से पैसा संभाला। जब उसकी मृत्यु हुई तो दुनिया चौंक गई। रोनाल्ड रीड की नेटवर्थ थी 80 करोड़ रुपए से ज्यादा। 2, रिचर्ड फुस्कोने। दूसरी तरफ रिचर्ड एक बड़ी इन्वेस्टमेंट फर्म का टॉप एग्जीक्यूटिव था। MBA था, ब्राइट करियर था, आलीशान घर और गाड़ियां थीं, लेकिन उसने अपने जीवन में कई फाइनेंशियल गलतियां की। ओवर कॉन्फिडेंस, ज्यादा कर्ज, बेवजह खर्च, और अंत में उसे दिवालिया घोषित कर दिया गया। सबक, जिसके पास ज्यादा जानकारी थी वो हार गया, और जिसने संयम और समझदारी से पैसा संभाला वो जीत गया। बिहेवियर क्यों ज्यादा मायने रखता है? द साइकोलॉजी ऑफ मनी बार बार इस बात को दोहराती है कि पास पैसा हैंडल करना केवल नंबर्स का गेम नहीं है, ये उस माइंडसेट का हिस्सा है जिसे हम सालों में डेवलप करते हैं। आपको यह समझना होगा कि सेल्फ कंट्रोल, जरूरत से ज्यादा खर्च करने से बचना, पेशेंस, कंपाउंड इंटरेस्ट को काम करने का वक्त देना, ग्रीड और फियर को काबू में रखना, बाजार में टिके रहना, डिसिप्लिन, हर महीने थोड़ा थोड़ा निवेश करते रहना, भले ही माहौल कुछ भी हो। इन चीजों के लिए आपको किताबें नहीं, अभ्यास चाहिए। इस चैप्टर का सार। 1, पैसे को लेकर अपने भावनात्मक ट्रिगर्स पहचानें, डर, लालच, कंपैरिजन। 2, अपने खर्च की आदतों को समझें, आप क्यों खर्च कर रहे हैं। 3, लोगों की बातें सुनने से पहले खुद का बिहेवियर ऑडिट करें, क्या मैं पैसे से सही व्यवहार कर रहा हूं। लेकिन एक जरूरी सवाल, अब सोचिए, अगर रोनाल्ड रीड जैसी समझदारी आज आप में हो जाए तो क्या आप भी 10-20 साल बाद करोड़पति नहीं बन सकते? लेकिन सवाल यह है, क्या आप अपने पैसे को उसी तरह देख पा रहे हैं जैसे आप अपने सपनों को देखते हैं। चैप्टर 2, कंपाउंड इंटरेस्ट, चुपचाप काम करने वाला जादू। अगर पैसा कमाना एक कला है तो उसे बढ़ाना एक विज्ञान है, और इस विज्ञान का नाम है कंपाउंड इंटरेस्ट। द साइकोलॉजी ऑफ मनी के दूसरे अध्याय में मॉर्गन हाउसेल हमें एक ऐसी शक्ति से परिचित कराते हैं जो न तो बाजार की खबरों से डरती है, ना ही मंदी और तेजी से घबराती है। यह है कंपाउंड इंटरेस्ट, यानी चक्रवृद्धि ब्याज। कंपाउंड इंटरेस्ट क्या है और यह इतना खास क्यों है?
सीधी भाषा में समझें, जब आप पैसे को निवेश करते हैं और उस पर ब्याज मिलता है, फिर अगले साल ब्याज आपके मूलधन के साथ साथ उस ब्याज पर भी मिलता है, तो यही चक्रवृद्धि ब्याज कहलाता है। ये एक जादुई चक्र है जो समय के साथ आपकी संपत्ति को एक्सपोनेंशियल तरीके से बढ़ाता है। कंपाउंड इंटरेस्ट कोई ट्रिक नहीं है, ये सब्र और समय का खेल है। वॉरेन बफेट का उदाहरण, समय की ताकत। वॉरेन बफेट की संपत्ति का एक दिलचस्प तथ्य जानिए। उनकी कुल संपत्ति का 95% हिस्सा उन्होंने 60 साल की उम्र के बाद कमाया। वो 11 साल की उम्र से निवेश कर रहे थे और आज 90 से ऊपर है, यानी उन्होंने कंपाउंड इंटरेस्ट को 80 साल से ज्यादा समय दिया। बफेट कोई सबसे ज्यादा रिटर्न वाला निवेशक नहीं है, उनकी असली ताकत है वो बहुत लंबे समय से निवेश कर रहे हैं। वो सबसे तेज नहीं दौड़े, लेकिन सबसे लंबा दौड़े। सबक, कंपाउंड इंटरेस्ट को काम करने के लिए समय चाहिए, ना कि सिर्फ स्मार्टनेस। उदाहरण के लिए ग्रेस ग्रोनर, एक सीधी सादी महिला जो जीवन भर एक कंपनी में काम करती रही। उसने कभी बड़ी तनख्वाह नहीं ली, कभी लग्जरी चीजों में रुचि नहीं ली। 1935 में उसने एक कंपनी के सिर्फ $180 के शेयर खरीदे थे और फिर उसने उन्हें कभी बेचा नहीं। उसने अपना जीवन सादा रखा, शेयरों को समय दिया, और जब उसकी मृत्यु हुई तो उसकी संपत्ति थी 60 मिलियन, यानी लगभग $58 करोड़। वो कोई फाइनेंस एक्सपर्ट नहीं थी, बस उसने एक चीज की, निवेश प्लस धैर्य, समय प्लस अनुशासन। धन कंपाउंड इंटरेस्ट की सबसे बड़ी शर्त है धैर्य और अनुशासन। लोग अक्सर जल्दी पैसे कमाने के चक्कर में बड़ी बड़ी गलतियां कर बैठते हैं, लेकिन हकीकत यह है कि हर दिन थोड़ा थोड़ा निवेश करने वाला इंसान किसी एक बार मोटा पैसा लगाने वाले से लाख गुना आगे निकल सकता है। जो लोग ज्यादा रिटर्न के पीछे भागते हैं वो अक्सर जोखिम और घाटे के जाल में फंस जाते हैं। कंपाउंड इंटरेस्ट कहता है धीरे चलो, लगातार चलो, और जीत पक्की है। आपके के लिए एक्शनेबल गाइड: 1. अपने निवेश को समय दें, कम से कम 10 से 20 साल। 2. SIP सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान की ताकत को समझें, हर महीने छोटा निवेश बड़ा बनता है। 3. पैसे को बार बार निकालने या प्लान बदलने की गलती ना करें। 4. कंपाउंड इंटरेस्ट एक पौधे जैसा है, उसे हर दिन थोड़ा पानी दो, लेकिन जड़ें मत हिलाओ। ऑथर का मैसेज: मॉर्गन हाउसल कहते हैं, पैसे से अमीर बनने का तरीका ये नहीं कि आप हर साल 2 गुना रिटर्न कमाएं, बल्कि ये है कि आप लंबे समय तक निवेश करते रहें और कंपाउंड इंटरेस्ट को अपना काम करने दें। पावरफुल एनालॉजी: कंपाउंड इंटरेस्ट एक बर्फ के गोले जैसा है। जब आप पहाड़ की चोटी से धीरे धीरे लुढ़काना शुरू करते हैं तो शुरुआत में वो छोटा होता है, लेकिन जैसे जैसे वो नीचे आता है उसके साथ और बर्फ चिपकती जाती है और अंत में वो एक विशालकाय गोला बन जाता है। लेकिन एक जरूरी सवाल, अब सोचिए, अगर आप 20 साल की उम्र से हर महीने सिर्फ RS 1000 निवेश करना शुरू कर दें और 12% के औसत रिटर्न पर उसे 60 साल तक चलने दें, तो अंत में आपके पास होगा RS 1 करोड़ से ज्यादा। लेकिन सवाल यह है, क्या आप इतने लंबे समय तक रुक सकते हैं? चैप्टर 3, लालच और डर, पैसे के 2 सबसे बड़े दुश्मन। दुनिया में बहुत से लोग अमीर बन सकते थे अगर उन्होंने सिर्फ एक काम किया होता, लालच और डर पर काबू पाया होता। मॉर्गन हाउसल बताते हैं कि अगर पैसे को लेकर 2 सबसे खतरनाक भावनाएं हैं तो वो हैं ग्रीड, लालच, और फियर, डर। इन दोनों ने ना जाने कितनों की सालों की मेहनत को एक झटके में मिट्टी में मिला दिया है। और सबसे खतरनाक बात यह है, ये दोनों भावनाएं आपको खुद नहीं दिखती, लेकिन आपके फैसलों को चलाती जरूर है। लालच जब और ज्यादा कभी काफी नहीं होता। लालच तब शुरू होता है जब आप सोचते हैं, अरे 10 लाख कमा लिया, लेकिन 1 करोड़ क्यों नहीं हुआ अभी तक? अभी 12% रिटर्न मिल रहा है, लेकिन वो वाला स्कीम तो 20% दे रहा है, उसमें लगाते हैं। ग्रीड आपको सही समय पर रुकने नहीं देता और फिर आप गिर जाते हैं। हाउसेल कहते हैं, वित्तीय सफलता पाने के लिए आपको ये तय करना होगा कि कब काफी है, वरना आप अंतहीन दौड़ में खुद को खो देंगे। रियल लाइफ उदाहरण: राजत गुप्ता, भारत के पहले ऐसे व्यक्ति जो मैकिन्सी के ग्लोबल CEO बने। उनकी पहचान थी मेहनती, होशियार और एक आइकन।
उनकी संपत्ति करोड़ों में थी, नाम, शोहरत, सब कुछ था। लेकिन फिर लालच ने उन्हें घेर लिया। उन्होंने अंदरूनी जानकारी, इनसाइडर ट्रेडिंग का इस्तेमाल कर शेयर मार्केट में पैसा कमाने की कोशिश की, और जब पकड़े गए तो उन्हें जेल की सजा हुई और उनकी पूरी इमेज, नेटवर्क और करियर एक झटके में खत्म हो गया। सबक: जब आपके पास सब कुछ होता है लेकिन आप और ज्यादा के चक्कर में सब कुछ गंवा देते हैं, यही लालच की ताकत है। डर, जो हमें मौके लेने से रोकता है। जहां लालच हमें जरूरत से ज्यादा जोखिम लेने पर मजबूर करता है, वहीं डर हमें सही मौके लेने से भी रोक देता है। बहुत सारे लोग निवेश करने से इसलिए डरते हैं क्योंकि उन्हें डर है कि अगर पैसा डूब गया तो क्या होगा, बाजार गिर गया तो, क्रैश हो गया तो। डर आपको अवसरों से दूर रखता है और समय के साथ यही डर आपकी सबसे बड़ी गलती बन जाता है। फियर और रिस्क, फर्क समझिए। फियर और रिस्क एक जैसे नहीं होते। रिस्क है जो हो सकता है, फियर है जो आपने अपने मन में बना लिया है। हाउसल कहते हैं, अधिकतर लोग डर के कारण वो फैसले नहीं लेते जो उन्हें आगे बढ़ा सकते हैं, लेकिन असली खिलाड़ी वो होता है जो डर को स्वीकार करके, जोखिम को समझकर आगे कदम बढ़ाता है। गाइडिंग पॉइंट्स: 1. अपने लालच को पहचानिए। क्या आप निवेश कर रहे हैं या सिर्फ तेजी से अमीर बनने की कोशिश कर रहे हैं? 2. डर के पीछे की वजह जानिए। क्या ये तर्क संगत है या सिर्फ अफवाहें? 3. रिस्क को कैलकुलेट करना सीखिए और फिर छोटी शुरुआत करके अभ्यास बढ़ाइए। 4. असली बहादुरी ये नहीं कि आप कभी डरे नहीं, बल्कि ये है कि आप डरते हुए भी सही फैसले लें। ऑथर का मैसेज: फाइनेंशियल सक्सेस सिर्फ आंकड़ों का खेल नहीं है, बल्कि ये आपके माइंडसेट का खेल है। जो अपने लालच और डर को मैनेज कर सकता है, वही लंबे समय में सफल होता है। लेकिन एक जरूरी सवाल, अब सोचिए, क्या आपने कभी सिर्फ इस डर से कोई अच्छा निवेश करने का मौका गंवाया है, या फिर सिर्फ इस लालच में कोई ऐसा फैसला ले लिया जो बाद में पछतावे का कारण बना? चैप्टर 4: कमाई नहीं, बचत आपको अमीर बनाती है। लोग सोचते हैं कि अमीर बनने के लिए ज्यादा कमाना जरूरी है, लेकिन सच्चाई ये है, अमीर वही होता है जो ज्यादा बचा पाता है, न कि जो ज्यादा कमाता है। मॉर्गन हाउसेल इस अध्याय में एक बहुत ही जरूरी और अक्सर नजरअंदाज की जाने वाली बात समझाते हैं। आपकी सेविंग्स ही असली दौलत होती है, कमाई नहीं। कमाई और बचत, फर्क जो जिंदगी बदल सकता है। आजकल हम चारों तरफ यही सुनते हैं, साइड हसल शुरू करो, फ्रीलांस करो, हाई इनकम स्किल्स सीखो, और ये सब बुरा नहीं है। लेकिन अगर आप कमाई के साथ साथ बचत नहीं करते, तो वो पैसा आपके हाथ में कभी टिकेगा ही नहीं। पैसे की असली ताकत तब आती है जब आप उसे खर्च नहीं करते। वेल्थ और रिच, फर्क समझिए। हाउसल कहते हैं, रिच दिखना आसान है, महंगी गाड़ी, बड़ा घर, महंगे कपड़े। वेल्थी होना मुश्किल है, क्योंकि ये वो पैसा है जो आपने खर्च नहीं किया। जो पैसा आपने सेव किया है और निवेश किया है, वही आपकी असली फाइनेंशियल आजादी बनाता है। रिच वो है जो दूसरों को दिखाता है कि उसके पास कितना है। वेल्थी वो है जो दूसरों को दिखाए बिना सुरक्षित है। रियल लाइफ उदाहरण: रोनाल्ड रीड, आम इंसान, असाधारण सेविंग। रोनाल्ड रीड अमेरिका के एक छोटे शहर में रहने वाला एक गैरेज अटेंडेंट और जेनिटर, साफ सफाई करने वाला था। उसने कभी महंगे कपड़े नहीं पहने, कोई लग्जरी चीजें नहीं खरीदी और पूरी जिंदगी साधारण ढंग से जी। लेकिन जब उनकी मृत्यु हुई तो दुनिया चौंक गई। उनकी कुल संपत्ति थी 8 मिलियन, यानी करीब ₹65 करोड़। सब हैरान थे, एक जेनिटर इतना पैसा कैसे जोड़ सकता है? जवाब था, बचत प्लस निवेश प्लस समय। रोनाल्ड रीड ने लगातार बचत की, उसे सही जगह लगाया और कंपाउंड इंटरेस्ट को काम करने दिया। आपका इनकम कितना है ये मायने नहीं रखता, मायने ये रखता है मैं आपने उसमें से कितना बचाया। हाई इनकम ट्रैप, ज्यादा कमाने का मतलब ज्यादा खर्च। एक और बड़ी गलती जो लोग करते हैं, जैसे ही कमाई बढ़ती है लाइफस्टाइल भी बढ़ा लेते हैं। नई तनख्वाह, खास नया फोन, बड़ा घर और ईएमआई की लंबी लिस्ट। इससे क्या होता है, आप ज्यादा कमा तो रहे होते हैं, लेकिन पैसा कहीं टिक नहीं रहा होता। आपकी डिपेंडेंसी और स्ट्रेस बढ़ता है। सेविंग्स या इमरजेंसी फंड की कोई जगह नहीं होती। हाउसल कहते हैं, अगर आपकी सेविंग्स आपकी इनकम के साथ नहीं बढ़ रही, तो आप फाइनेंशियली आगे नहीं बढ़ रहे, बस
दिखावा कर रहे हैं। एबके के लिए एक्शनेबल टिप्स। 1. पहले सेव करो, फिर खर्च करो। पे योरसेल्फ फर्स्ट। 2. लाइफस्टाइल को सीमित रखो, भले ही इनकम बढ़ रही हो। 3. इमरजेंसी फंड बनाओ ताकि जिंदगी के उतार चढ़ाव में झटका न लगे। 4. एसआईपी और निवेश को आदत बनाओ, ना कि मजबूरी। 5. याद रखो, जो पैसा दिखता है वो खर्च होता है, जो पैसा छुपा होता है वही भविष्य बनाता है। ऑथर का मैसेज। फाइनेंस की दुनिया में आपकी स्वतंत्रता इस बात पर निर्भर करती है कि आपके पास सेविंग्स हैं या नहीं। कमाई, नौकरी या बिजनेस आज है, कल नहीं भी हो सकता, लेकिन सेविंग्स एक ऐसी शक्ति है जो आपको आजादी देती है, सोचने, फैसले लेने और जीने की। पावरफुल थॉट। फाइनेंशियल फ्रीडम का मतलब ये नहीं कि आप करोड़पति बने, बल्कि इसका मतलब है आपको किसी की इजाजत के बिना ना कहने की ताकत हो। लेकिन एक जरूरी सवाल, अब सोचिए, आप हर महीने कितना कमा रहे हैं और उसमें से कितना बचा पा रहे हैं? क्या आपका बैंक बैलेंस बता सकता है कि आप कितने अमीर हैं या सिर्फ दिखावा कर रहे हैं? और क्या आपने कभी सोचा है कि किसी की फाइनेंशियल सक्सेस सिर्फ उसके अच्छे डिसीजंस पर नहीं बल्कि लक यानी किस्मत पर भी निर्भर कर सकती है? चैप्टर 5, किस्मत और रिस्क, सफलता का छुपा हुआ गणित। हर सफलता सिर्फ मेहनत से नहीं मिलती और हर असफलता सिर्फ गलती से नहीं होती। कई बार हम सफलता के लिए जितनी मेहनत करते हैं उतना ही रोल किस्मत और रिस्क भी निभाते हैं। मॉर्गन हाउसेल इस अध्याय में हमें सोच का नया नजरिया देते हैं कि जब हम दूसरों की सफलता देखते हैं या अपनी असफलता का विश्लेषण करते हैं तो अक्सर हम लक और रिस्क को नजरअंदाज कर देते हैं। लक और रिस्क, दो छुपे हुए खिलाड़ी। लक, किस्मत, जब चीजें आपके हक में हो जाती हैं बिना आपके काबिलियत के। रिस्क, जोखिम, जब चीजें आपके खिलाफ हो जाती हैं भले ही आपने सब सही किया हो। यहीं पर इंसान धोखा खा जाता है। अगर कोई करोड़पति बन गया तो लोग कहते हैं वो जीनियस है, लेकिन अगर कोई गरीब रह गया तो कहते हैं उसने मेहनत नहीं की। जबकि हकीकत ये है कि दोनों ही केस में किस्मत और रिस्क अपना रोल अदा कर चुके होते हैं। बिल गेट्स और केंट इवंस, एक जैसे स्टार्ट, अलग नतीजे। मॉर्गन हाउसेल इस विचार को समझाने के लिए एक गजब का उदाहरण देते हैं। बिल गेट्स, पूरी दुनिया जानती है, माइक्रोसॉफ्ट के फाउंडर, अरबों की संपत्ति, टाइम मैगजीन के कवर पर। लेकिन कितने लोग जानते हैं कि केंट एवंस बिल गेट्स का बचपन का सबसे अच्छा दोस्त और क्लासमेट था, जो उतना ही तेज, स्मार्ट और विजनरी था जितना गेट्स। लेकिन केंट की हाई स्कूल के दौरान एक दुर्घटना में मौत हो गई। बिल गेट्स ने खुद कहा, अगर केंट जिंदा होता तो शायद माइक्रोसॉफ्ट वो बनाता जो मैंने बनाया। तो सवाल उठता है, क्या बिल गेट्स सिर्फ मेहनत से वहां तक पहुंचे या फिर भाग्य ने उन्हें वो समय और जिंदगी दी जिसमें वो सपने पूरे कर सके? अगर आप किसी की सफलता को सिर्फ उसके डिसीजंस का नतीजा मानते हैं तो आप लक और रिस्क को पूरी तरह अनदेखा कर रहे हैं। जजमेंट में संतुलन जरूरी है। हम दूसरों को बहुत जल्दी जज करते हैं। वो फेल हो गया क्योंकि उसने गलती की होगी। वो बहुत अमीर है क्योंकि उसने सब कुछ सही किया। लेकिन हाउसेल कहते हैं, कभी कभी लोगों को गलत जगह गलत समय पर होना ही काफी होता है असफल होने के लिए, और कभी कभी सही समय सही जगह पर होना ही काफी होता है सफल होने के लिए। इसलिए हमेशा दूसरों की जिंदगी का आकलन करते समय थोड़ा दयालु और निष्पक्ष बने, ना ही खुद की असफलता को लेकर खुद को बहुत कठोर जज करें। रियल लाइफ एग्जाम्पल, लक से नहीं एक्सेस से मिली शुरुआत। हावर्ड शुल्ट्ज, स्टारबक्स के पूर्व सीईओ और दुनिया के सबसे सफल बिजनेस आइकनों में से एक। उनकी कहानी भी बेहद प्रेरणादायक है। गरीब परिवार से निकलकर उन्होंने एक कंपनी को ग्लोबल ब्रांड बना दिया। लेकिन हावर्ड खुद मानते हैं कि उनकी सफलता में एक चीज ने गहरा असर डाला, एक फुटबॉल स्कॉलरशिप जिसकी वजह से उन्हें कॉलेज जाने का मौका मिला। अगर वो स्कॉलरशिप ना मिलती तो शायद वो स्टारबक्स का सीईओ कभी ना बन पाते। अब सोचिए, क्या स्कॉलरशिप मिलना सिर्फ उनकी मेहनत थी या एक किस्मत का हिस्सा? हावर्ड कहते हैं, मैं मेहनत करता रहा, लेकिन मुझे उस मेहनत को दिशा देने के लिए जो मौके मिले वो मेरी किस्मत थी। इस चैप्टर का सार, कभी भी अपनी असफलता को अपनी वर्थ का पैमाना ना बनाएं। 1.
कभी भी किसी की सफलता को देखकर खुद को कम मत समझिए। उनकी किस्मत और एक्सेस आपके जैसे नहीं थे। 2. रिस्क को समझिए। हर डिसीजन का नतीजा आपके बस में नहीं होता। 3. किस्मत अगर साथ दे तो उसे रिकॉग्नाइज कीजिए, घमंड मत पालिए। ऑथर का मैसेज: जीवन एक जटिल खेल है जिसमें कई अनसीन फोर्सेस काम करती हैं। आपका काम है मेहनत करते रहना, फैसले सोच समझ कर लेना, लेकिन नतीजों को बहुत ज्यादा अपने काबू में मानना एक भ्रम है। Be careful who you praise and who you look down on. Be careful when assuming 100% of outcomes can be attributed to effort and decisions. तो अब सोचिए, क्या आपकी जिंदगी में जो बुरे मोड़ आए वो सिर्फ आपकी गलती थे या किस्मत ने भी खेल खेला था? और अगली बार जब आप किसी अमीर इंसान को देखें तो क्या आप सोचेंगे वो सुपर स्मार्ट है, या फिर ये भी सोचेंगे वो सही वक्त पर सही जगह पर था? लेकिन अगर किस्मत इतनी बड़ी भूमिका निभाती है तो क्या हम खुद के फैसलों से अपनी किस्मत को बदल सकते हैं? क्या लंबे समय तक टिके रहना सबसे बड़ी ताकत हो सकती है? चैप्टर 6, स्टेइंग पावर। जो टिका वही सिकंदर। कई लोग पैसा कमाना सीख जाते हैं, कुछ लोग निवेश करना भी सीख जाते हैं, लेकिन बहुत कम लोग होते हैं जो उस पैसे को लंबे समय तक बनाए रख पाते हैं। इस अध्याय में मॉर्गन हाउसल एक बहुत ही अहम और कम समझा जाने वाला कॉन्सेप्ट समझाते हैं। वेल्थ बनाना और उसे बनाए रखना दोनों अलग अलग स्किल्स हैं। सफलता सिर्फ जीतने में नहीं, टिके रहने में है। दुनिया में बहुत से लोग ऐसे हैं जिन्होंने कुछ सालों में करोड़ों कमाए, लेकिन कुछ ही समय में सब गंवा दिया। क्यों? क्योंकि उन्होंने पैसा तो कमा लिया, लेकिन उसे मैनेज और सस्टेन करना नहीं सीखा। इफ गेटिंग रिच इज अबाउट टेकिंग रिस्क्स, स्टेइंग रिच इज अबाउट अवॉइडिंग देम। मॉर्गन कहते हैं, अगर आप वेल्थ क्रिएट करना चाहते हैं तो कभी कभी एग्रेशन जरूरी है, लेकिन अगर आप उस वेल्थ को प्रिजर्व करना चाहते हैं तो जरूरी है कंजर्वेटिज्म, पेशेंस और डिसिप्लिन। कंपाउंड इंटरेस्ट का असली जादू टिके रहना। बहुत से लोग कंपाउंडिंग को तो समझते हैं, लेकिन उससे पूरा लाभ नहीं उठा पाते, क्योंकि वो जल्दी रिटर्न चाहते हैं, घबराकर बीच में निवेश बंद कर देते हैं या जल्दबाजी में प्रॉफिट निकाल लेते हैं, जबकि असली कमाल तब होता है जब आप लंबे समय तक टिके रहते हैं। वॉरेन बफेट की असली ताकत उनकी स्ट्रेटजी नहीं, बल्कि उनकी उम्र है। उन्होंने 14 साल की उम्र से इन्वेस्ट करना शुरू किया और 90 साल तक टिके रहे। जितना ज्यादा समय आप अपने निवेश को देते हैं, उतनी ही तेजी से आपका पैसा मैजिक की तरह बढ़ता है। रियल लाइफ एग्जाम्पल: वॉरेन बफेट और चार्ली मंगर के साथ एक और निवेशक हुआ करता था, रिक गेरिन। तीनों ने एक साथ शुरू किया था और शुरुआत में रिक भी उतना ही स्मार्ट था, लेकिन रिक में एक गलती थी। वो जल्दी अमीर बनने की जल्दबाजी में था। उसने अपने सारे पैसे लेवरेज, उधार से निवेश किए ताकि जल्दी रिटर्न मिले। 1973 के मार्केट क्रैश में जब शेयर गिरने लगे तो रिक के पास सब बेचने के सिवा कोई विकल्प नहीं था। वहीं बफेट और मंगर ने अपने शेयर होल्ड किए रखे और अंततः अरबपति बन गए। रिक भी बफेट जितना सफल हो सकता था अगर बस वो थोड़ा और टिका रहता। 3 बड़ी सीख इस अध्याय से। 1 सेफ्टी मार्जिन रखो। हमेशा अपने पैसे का कुछ हिस्सा सुरक्षित जगह लगाओ ताकि जब समय खराब हो तो आपके पास फॉल बैक हो। 2 इमोशंस को कंट्रोल करो। डर, लालच, जलन, ये सब निवेश के दुश्मन हैं। जब आप घबराते हो या जल्दबाजी करते हो तो गलत फैसले लेते हो। 3 लॉन्ग टर्म विजन रखो। ओवरनाइट सक्सेस एक मिथ है। असली अमीरी धीरे धीरे टिके रहने से आती है। मॉर्गन हाउसल का अंतिम संदेश: अगर आप लंबे समय तक खेल में टिक सकते हैं तो चाहे आप धीमी स्पीड से चलें, फिर भी आप उन लोगों से बहुत आगे निकल सकते हैं जो तेजी में शुरुआत करके बीच में गिर जाते हैं। स्टेइंग वेल्थी इज हार्डर देन गेटिंग वेल्थी, बट दैट्स वेयर रियल फाइनेंशियल सक्सेस लाइज। कुछ जरूरी सुझाव: इस ज्ञान को अपने जीवन में कैसे उतारें। 1 इमरजेंसी फंड बनाएं। कम से कम 6 महीने की इनकम अलग रखें ताकि जोखिम से बचे रहें। 2 इन्वेस्ट अर्ली, इन्वेस्ट रेगुलरली, चाहे कम हो पर कंसिस्टेंट रहें। 3 फोमो से बचें, किसी और की तेजी से प्रेरित होकर डिसीजंस मत लें। 4 फाइनेंशियल गोल्स सेट करें, हर निवेश का एक लक्ष्य तय करें। 5 सिखाएं भी, जो आपने सीखा है उसे दूसरों को भी बताएं।
शेयरिंग ग्रोज विजडम। तो दोस्तों, अगर आप सोच रहे हैं कि आपको अमीर बनने के लिए कोई जादू की रणनीति चाहिए, तो सच ये है कि टिके रहना ही सबसे बड़ा जादू है। किताब द साइकोलॉजी ऑफ मनी हमें सिखाती है कि पैसा सिर्फ गणित नहीं, ये आपकी सोच, भावनाएं और आदतों का खेल है। तो आज से खुद से वादा कीजिए कि आप जल्दी नहीं, बल्कि सही और लंबे समय तक खेल खेलेंगे। नीचे कमेंट में बताइए आपको इस किताब का कौन सा सबक सबसे ज्यादा वैल्यूएबल लगा, और अब आप अपने पैसों को लेकर क्या बदलाव करने जा रहे हैं। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करें, और ऐसे ही और वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि अगली बार हम सीखेंगे पैसा कमाना नहीं, बल्कि अमीर सोच कैसे बनाई जाती है। टेक केयर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।